Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Rama Learning Platform. So as you all know that कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज सीरीज कर रहे हैं और साथ में अपने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स की पूरी कहानी। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स को। आप सभी अपने डेली लाइफ में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस यूज करते हैं, राइट, सच एज लेमन हो गया, टैमारिंड हो गया, कॉमन सॉल्ट, शुगर, वेनिगर वगैरह, आप सभी चीज़ें यूज करते हैं, राइट। आपने इन सभी को टेस्ट कर रखा होगा। अगर आपने टेस्ट करा होगा तो आपको पता होगा कि उनके टेस्ट जो होते हैं ना वो एक समान नहीं होते। अगर आप आंवला को ले लें, आंवला टेस्ट करें तो उसका टेस्ट जो होता है ना वो सॉवर होता है, राइट, खट्टा होता है। अगर आप बेकिंग सोडा को टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद जो होता है वो बिटर होता है, राइट, बिटर होता है। यानी कि देखिए बिटर होता है बेकिंग सोडा का स्वाद, यानी कि कड़वा। अगर आप ग्रेप्स लेते हैं, ग्रेप्स को टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद सॉवर होता है, राइट, यानी कि उसका टेस्ट खट्टा होता है। अगर आप अनराइप मैंगो लेते हैं, यानी कि कच्चा आम, तो उसका टेस्ट भी सॉवर होता है। अगर आप कुकुम्बर लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, राइट। ऐसे आपने बहुत सारे पदार्थों का, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उनको टेस्ट करा होगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कड़वे होते हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड होते हैं। अब आप कहेंगे एसिड ये तो बहुत खतरनाक होते हैं। जी हाँ, कुछ एसिड्स खतरनाक होते हैं और कुछ एसिड्स हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, एडिबल होते हैं कुछ एसिड्स, राइट। सारे एसिड्स खतरनाक नहीं होते। जैसा कि हम सभी को पता है कि सारी चीज़ें मॉलिक्यूल्स के बने हैं, राइट। सभी में आपका हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, राइट। जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पाया जाता है वो खट्टे होते हैं, राइट। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, राइट। उन्हें हम टेस्ट और टच नहीं कर सकते। उनको हम कैसे टेस्ट करते हैं? अगर हम उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उनका स्वाद कैसा है? अगर हम एवरी सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम उनके नेचर को कैसे फाइंड करेंगे? हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? ये सब चीज़ें हम आज के चैप्टर में जानेंगे। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड होते हैं, यानी कि अम्ल होते हैं। किन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है? आपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो एडिबल हैं, जो आप यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट, जो कि सावर होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं खट्टे? क्योंकि उनमें होते हैं एसिड, यानी कि अम्ल। दिस सब्सटेंस टेस्ट सावर बिकॉज दे कॉन्टेन्स एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। देखिए ये ध्यान रखना आपको कि जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उनका जो केमिकल नेचर होता है वो कैसा होता है, यानी कि जो रासायनिक प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है, राइट। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एशियर विच मीन्स सावर। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस और नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड यानी कि जो हमें नेचर से प्राप्त हुआ है, डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हुआ है, वो होता है आपका नेचुरल। अब हम बात करेंगे बेसिस की, यानी कि क्षारक की। आप सभी ने अपने घरों में बेकिंग सोडा देखा होगा, राइट। उसका स्वाद कैसा होता है? आपने चखा होगा अगर, तो आपको पता होगा कि उसका स्वाद खट्टा तो नहीं होता। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, यानी कि इट डज नॉट टेस्ट सावर। इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट, यानी कि इसमें कोई अम्ल नहीं है, कोई एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। देखिए जो आपके बेसिस होते हैं ना, आप लोगों को 2 लाइन में याद रखना है कि वो खाने में बिटर होते हैं और उनका जो आप देखेंगे तो वो सॉपी होते हैं, यानी कि वो चिकने होते हैं। देखिए यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े, यानी कि अगर आप बेकिंग सोडा को लें और रब करें अपने फिंगर्स के बीच, तो आपको फील होगा सॉपी, मतलब चिकना फील होगा, राइट। जनरली जो सब्सटेंस, जैसे कि इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में और सॉपी होते हैं टच करने पे, उन्हीं को हम बेस कहते हैं, ओके, उन्हीं को हम
क्षारक कहते हैं। सो सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं यानी कि चिकने लगते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं यानी कि बेस कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय होती है। एसिड्स की प्रकृति अम्लीय होती है और बेस की प्रकृति जो होती है वो होती है बेसिक यानी कि क्षारकीय। ओके, एसिड और बेस के पीएच की बात करें तो अगर पीएच लेस देन 7 है तो वो इंडिकेट करता है एसिडिटी को यानी कि एसिड को, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो इंडिकेट करता है बेस को। यानी कि ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेस। ओके, और अगर हम बात करें इसके लिटमस पेपर के परीक्षण की तो हम एसिड के मामले में हम ब्लू लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड में परिवर्तित हो जाता है, तो वो एसिडिक है। और जो बेस होता है उसका हम लोग टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो बेस में क्या होता है कि अगर हम रेड लिटमस पेपर पर कुछ बेस डालते हैं तो वो तुरंत आपका क्या होता है कि ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो बेस, और अगर आपका ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो है आपका एसिड। ओके, एसिड को हम लोग टेस्ट करने के लिए ब्लू लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे एसिड है। और बेस के लिए हम लोग रेड लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, बेस को हम लोग टेस्ट करते हैं जब, तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेस है। ओके, इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान। वो कहते हैं ना, कड़ुआ कड़ुआ जो लगे उसको छार बताए, खट्टा खट्टा जो लगे अमल समझिए आप। सो अब हम बात करेंगे इंडिकेटर की। ओके, इंडिकेटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूचक। सो यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी। देखिए, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो उसकी प्रकृति को ज्ञात करने के लिए कि कोई पदार्थ अम्लीय है यानी कि एसिडिक है अथवा क्षारकीय है यानी कि बेसिक है, तो इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं और वही पदार्थ आपके सूचक यानी कि इंडिकेटर कहे जाते हैं। ओके, तो देखिए, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर when added to a solution containing an acidic or a basic substance। जो इंडिकेटर होते हैं आपके, तो सूचकों को जब आप अम्लीय यानी कि एसिडिक अथवा क्षारकीय यानी कि बेसिक पदार्थ युक्त विलयन में मिलाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक का ले लिए, अगर आप खाना खाते हैं तो सब्जी आपके अगर कपड़ों पर गिर जाती है तो आप क्या करते हैं कि आप तुरंत उसे डिटर्जेंट से धुल देते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है, वो रेड कलर दे देता है। क्यों? क्योंकि वो बेस था, डिटर्जेंट हो गया, सॉप हो गया, ये सब आपके बेस है, उसको आप टेस्ट तो कर नहीं सकते। बट जैसे ही हल्दी आपके कपड़े पर लगी, आपने डिटर्जेंट का प्रयोग किया, उसे धुला, तो वो रिएक्ट कर जाता है, रेड कलर दे देता है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वो बेस था। सो टर्मरिक का उपयोग हम करते हैं। लिटमस, अभी अभी हमने ऊपर लिटमस की बात की, तो जो लिटमस होता है आपका, उस वो भी एक तरह का इंडिकेटर है यानी कि एक तरह का सूचक है। चाइना रोज पेटल्स, ये कुछ प्रकार के नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं यानी कि ये कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ओके, चलिए आगे हम समझेंगे। देखिए, यही चीज आपका हिंदी में है। देखिए, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कुछ एसिड का नाम और वो किस में पाया जाता है वो दे रखा। सो एसिटिक अम्ल की बात करें यानी कि एसिडिक एसिड की बात करें तो वो सिरके में पाया जाता है, आपका एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरके में पाया जाता। फॉर्मिक एसिड की बात करें, जो चींटी का डंक, देखिए फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल, वो पाया जाता है चींटी के डंक में। सिट्रिक अम्ल की बात करें, इसको हमने अपने फूड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, साइट्रिक अम्ल। ओके, खट्टे फलों में जिसको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट्स हम कहते हैं खट्टे फलों को। ओके, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दही में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आपके विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल यानी कि खट्टे फलों में और आंवला में। अगर आपने फूड वाला टॉपिक प्रीवियस क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं यानी कि मसूड़े से खून आने लगते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सिट्रस फलों की आवश्यकता होती है, आंवला, खट्टे फलों की, आंवला वगैरह की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है,
तो उसको हम लोग कहते हैं आंवला। और सिट्रस फलों में विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम विटामिन सी कहते हैं। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल आपका पाया जाता है इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में आदि। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बेस का। तो क्षारक के नाम दे रखे हैं और किस में पाया जाता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये दूधिया मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। देखिए यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं बार बार, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से भी क्वेश्चन बना है। हम कल के क्लास में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने उसको सॉल्व करेंगे, तो आप वहाँ पे सारे क्वेश्चंस देखिएगा। यहीं से यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने हैं सीटेट के एग्जाम में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे से अपना नोट्स बना करके लिख के अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, सबसे पहला जो कि मोस्टली यूज किया जाता है वो है हमारा लिटमस, जो कि सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला एक नेचुरल इंडिकेटर है यानी कि प्राकृतिक सूचक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है यानी कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, ओके। और आसुत जल में यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर जो होता है वो माव नील सोड जो कि पर्पल होता है, ओके। और जब इसे हम अम्लीय विलयन में मिलाते हैं यानी कि व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन देन क्या होगा, यह लाल हो जाता है यानी कि इट टर्न्स इन रेड। और जब हम इसे बेसिक सोल्यूशन में मिलाते हैं यानी कि क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है यानी कि इट टर्न्स ब्लू, ओके। ये याद रखना है आप लोगों को। यह विलयन के रूप में अथवा कागज के पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें हम लिटमस पत्र कहते हैं, ओके। आप लोगों ने देखा होगा कि ये या तो फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन के रूप में और मोस्टली हम कहें तो ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के रूप में अवेलेबल होता है। मोस्टली हम कहें तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर के रूप में उपलब्ध होता है, ओके। सो जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। देखिए यहाँ पे दे रखा, सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। चलिए चित्र भी दे रखा, फिगर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये देखिए ये है लाइकेन, ओके। ये है लाइकेन और जिससे हमें प्राप्त होता है लिटमस। देखिए ये है आपका रेड लिटमस पेपर, ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए एक चीज़ और आप लोगों को रिमेंबर रखना है, अच्छे से याद रखना है कि सच सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर आर कॉल्ड न्यूट्रल सोल्यूशन। यानी कि जो सोल्यूशन आपका, अगर आप रेड लिटमस पेपर पे कोई सोल्यूशन डालते हैं और कोई कलर वहाँ पर परिवर्तित होता हुआ नहीं दिखाई देता है, या फिर अगर ब्लू लिटमस पेपर पे कोई सोल्यूशन डालते हैं और कोई कलर वहाँ पे परिवर्तित होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। एग्जाम्पल में हो गया आपका शुगर, ओके। सो ऐसे लिटमस, ऐसे विलयन, देखिए तो ऐसे विलयन यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि उदासीन विलयन, ओके। सो ऐसे पदार्थ न तो आपके एसिडिक होते हैं और न ही आपके बेसिक होते हैं, यानी कि न तो आपके अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं, ओके। एग्जाम्पल में हो गया आपका शुगर। देखिए नेक्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक यानी कि हल्दी। सो टर्मरिक इज यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू डिटरमाइन इट्स एसिडिटी एंड बेसिडिटी। यानी कि टर्मरिक का प्रयोग हम करते हैं, सॉल्यूशन में ऐड करते हैं उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, ओके। एक सबसे मेन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो टर्मरिक होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है, ओके। एसिडिक इन नेचर होता है एंड इट इज येलो इन कलर। व्हेन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू द बेसिक सोल्यूशन द येलो कलर चेंजेस टू रेड कलर ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए अगर आपने, मान लीजिए आपने हल्दी वाला दूध ले लिया, ओके, येलो कलर, मान लीजिए आपने हल्दी वाला दूध ले लिया, ओके। अब आप इसमें एसिड अगर डालेंगे तो यहाँ पे आपको कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ओके।
अगर आप यहाँ पे एसिड डालेंगे तो यहाँ पे आपको कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। बट अगर आप इसमें कोई बेस डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप इसमें बेसिक कलर डालते हैं, मतलब बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ये हल्दी वाला दूध है, यानी कि जो आपने यहाँ पे एसिड डाला तो कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिला। बट अगर आपने बेस डाला यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो ये आपका टर्मरिक वाला जो दूध है, ये आपका चेंज हो जाएगा कलर में, यानी कि आपको जो येलो कलर है वो चेंज होकर रेड कलर में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो ये क्यों होता है? तो सो ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप समझेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि देखिए, जो टर्मरिक होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, इसलिए जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन होता हुआ हमें नहीं दिखाई देगा, कोई इसके कलर में चेंजिंग नहीं होगा। बट अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो इसका कलर तुरंत परिवर्तित होकर के रेड कलर में हो जाएगा। ओके, ये येलो कलर जो है ये परिवर्तन हो जाएगा और इसमें यहाँ पे रेड कलर शो कर देगा। चलिए आगे समझेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझे। तो मान लीजिए आपने येलो कलर का लिटमस पेपर ले लिया। ओके, मान लीजिए आपने येलो कलर का लिटमस पेपर ले लिया। अब आप क्या करेंगे, आप इस पे अगर आप एसिड डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे येलो कलर में ही रहेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अगर आप इस येलो कलर के लिटमस पेपर पर एसिड डालते हैं तो यहाँ पे आपको कोई परिवर्तित होता हुआ कुछ भी परिवर्तन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये येलो कलर में ही रहेगा। ओके, ये येलो कलर में ही रहेगा। बट यहाँ पे अगर आप बेस डालते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे बेस डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रेड कलर में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, अगर आप इस लिटमस पेपर पर बेस डालते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में टर्न हो जाएगा। ओके, तो येलो से रेड में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, येलो से रेड में। और अगर आप इस पे एसिड डालते हैं सो येलो से येलो में ही रहेगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगला हमारा नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज, यानी कि गुड़हल की पंखुड़ियाँ, जिन्हें हम हिबिस्कस भी कहते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, चाइना रोज कन्वर्ट एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट पिंक से डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उस पर एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं तो। और बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है कि लाइट पिंक से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उस पर बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो। और देखिए न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज। ओके, न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होता। अगर देखिए, अगर आपने लाइट पिंक, चाइना रोज जो है हमारा, तो चाइना रोज लाइट पिंक होता है, राइट। सो लाइट पिंक में अगर हम उस पर आपका एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उस पर हम बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम उस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हैं तो वहाँ पे आपको कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सो चाइना रोज इज ए नेचुरल इंडिकेटर एंड इज यूज टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। देखिए आपके एनसीईआरटी में पिक्चर भी गिवन है, हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए आपने इंडिकेटर लिया, देखिए आपने इंडिकेटर लिया, ये है आपका इंडिकेटर। ओके, मतलब कि आपने ले लिया अपना चाइना रोज जो कि आपका लाइट पिंक कलर है। ओके, अब इसमें आप डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डार्क पिंक में। ओके, डार्क पिंक में कन्वर्ट हो गया ये। और अगर आप इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। और अगर आप इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हैं तो आपको इसमें कोई भी परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये इसी कलर का, लाइट पिंक कलर का ही रह जाएगा। ओके, ये इसी कलर का रह जाएगा अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हैं इसमें तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन की कहानी। So a neutralization reaction can be defined as a chemical reaction in which an acid and base quantitatively react together to form a salt and water as products। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया आपकी न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इसमें देखिए क्या होता है कि जब किसी अम्लीय विलयन में यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में आप बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो दोनों विलयन यानी कि दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन कर देते हैं। और जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, यानी कि जब किसी एसिड और बेस
कि सॉल्यूशन की मात्रा जो होती है तो उसको उचित मात्रा में मिलाया जाता है, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन की प्रकृति होती है वो ना तो एसिडिक रहती है और ना ही बेसिक होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो एसिड और बेस होते हैं दोनों की ही प्रकृति वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार का जो विलयन जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है हमारा, वो ना तो आपका एसिडिक होता है और ना ही आपका बेसिक होता है। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में उष्मा यानी कि हीट के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। देखिए लवण जो होता है यानी कि सॉल्ट जो होता है, तो उदासीनीकरण की जब अभिक्रिया होती है यानी कि न्यूट्रलाइजेशन की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें नया पदार्थ निर्मित होता है जो कि आपका सॉल्ट यानी कि लवण कहलाता है। और लवण जो होता है ये या तो आपके अम्लीय प्रकृति का यानी कि एसिडिक प्रकृति का हो सकता है, या फिर आपका बेसिक प्रकृति का हो सकता है, या फिर आपका उदासीन यानी कि न्यूट्रलाइज्ड प्रकृति का हो सकता है। और जल की बात करें तो हमने समझा था कि H+ आयन जो एसिड में और बेस में OH- आयन, राइट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, तो वहाँ पे हमारा वाटर फॉर्म हो जाता है। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस सॉल्ट्स यानी कि न्यू सब्सटेंस एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट। तो कैसे होता है देखिए, यहाँ पे आपने एसिड और बेस को मिलाया, ओके, एसिड प्लस बेस, ओके। देखिए यहाँ पे समझेंगे, एसिड प्लस बेस, तो हमारा जो नया सब्सटेंस निकलेगा आपका वो होगा हमारा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, ओके। सो एसिड प्लस बेस, तो जिससे हमारा बनेगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस हीट, ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हीट है ना वो हमें ऑलवेज हमेशा हीट प्रोड्यूस होगा या फिर इवॉल्व होगा, ओके। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखिए अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन्स विच फॉर्म वाटर। The pH of the neutralized solution depends on the acid strength of the reactants। जो pH होता है न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है एसिड स्ट्रेंथ के, रिएक्टेंट्स के। pH क्या होता है, तो pH जिसको हम कहते हैं, देखिए pH जो होता है वो एक कहते हैं हम उसको, फुल फॉर्म जो होता है उसका वो होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, एक तरह का स्केल होता है। तो अगर हम pH स्केल की बात करें तो pH स्केल का यूज हम स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी सॉल्यूशन का जो एसिडिटी होता है और जो बेसिसिटी होता है उसको हम स्पेसिफाई करने के लिए pH स्केल का प्रयोग करते हैं। सो 7 से कम अगर pH है तो वो एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा अगर pH है तो वो बेस होता है, राइट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इन अ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन व्हेन एसिड इज एडेड लाइक HCl देन इट रिमेन्स कलरलेस, बट व्हेन यू स्टार्ट एडिंग बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन दैट सॉल्यूशन कलर विल चेंज टू पिंक। देखिए हमने ऊपर समझा था कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड में, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को टर्न कर देते हैं ब्लू कलर में, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एसिड को मिक्स करते हैं बेस के साथ तो हम यहाँ पे एक इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। वो इंडिकेटर जो अभी तक हमने ऊपर नहीं प्रयोग किया, उस इंडिकेटर का नाम, उस सूचक का नाम है फिनोल्फथलीन, ओके। यहाँ पे एक इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है फिनोल्फथलीन। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। फिनोल्फथलीन क्या होता है कि एक कलरलेस और वीक एसिड है जो कि आपका कॉमनली यूज किया जाता है सिग्निफाई करने के लिए एंड पॉइंट, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट सिग्निफाई करने के लिए, और एक सूचक के रूप में आपके टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया जाता है। और जो फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन होता है ये एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। हमने ऊपर नेचुरल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था जो कि नेचुरली प्राप्त होते हैं, बट जो आपका फिनोल्फथलीन होता है ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, मैनमेड सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, और ये कलरलेस होता है एसिडिक में और न्यूट्रल होता है, ओके, कलरलेस होता है। सो देखिए इन अ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन व्हेन एसिड इज एडेड लाइक HCl। देखिए हमारा जो एसिड होता है ना वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड जो कि नेचुरली हमें प्राप्त होता है, और दूसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक या फिर आर्टिफिशियल कह लीजिए या फिर इनऑर्गेनिक कह लीजिए। तो इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियल मिनरल्स होता है, तो वो एसिड हमारा लैब में प्रिपेयर किया जाता है, आर्टिफिशियल होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल में आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं,
हैं, राइट। सो ये जो होते हैं ना, ये आपके आर्टिफिशियल होते हैं, एसिड जो प्रिपेयर किए जाते हैं लैब में। तो यहाँ पे दे रखा कि इन फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन व्हेन एसिड इज एडेड लाइक HCl then it remains colorless, but when you start adding basic solution like sodium hydroxide, drop by drop इन दैट सॉल्यूशन कलर विल चेंज टू पिंक। मतलब कि यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकी होता है, यानी कि जब सॉल्यूशन आपका बेसिक होता है, तो जो आपका फिनोल्फ्थालीन है वो गुलाबी रंग देता है। ओके, देखिए पिंक रंग देता है, यानी कि गुलाबी रंग देता है। और इसके विपरीत हम कहें तो जब विलयन आपका एसिडिक होता है, ओके, जब आपका सॉल्यूशन एसिड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जब विलयन आपका एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है, तो यह रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है। यहाँ पे आपको कोई कलर देखने को नहीं मिलता। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है यहाँ पे एसिड प्लस बेस यानी अम्ल प्लस क्षारक। एसिड और बेस को मिलाया तो हमारा लवण प्लस जल आपका बन के तैयार हो गया, उष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो हमारा बन के तैयार हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस उष्मा। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी में ये छोटे पॉइंट में दे रखा है यहाँ पे, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं, यानी कि एसिड रेन से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल यानी एसिड की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहलाती है। और वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? तो वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है यानी एसिडिक इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होता है, वो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है, यानी एसिड रेन की बात की गई है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए जो लास्ट पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में दे रखा वो है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, यानी कि सबसे पहला दे रखा हमारा अपाचन का उदाहरण। सो आवर स्टमक कंटेन HCl एसिड बट व्हेन इट रिलीज इन मोर अमाउंट कॉज इंडाइजेशन एंड टू न्यूट्रलाइज दैट वी टेक एंड एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट कॉन्टेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से आपके सीटेड में क्वेश्चन बना था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे आमाशय में यानी कि हमारे स्टमक में, देखिए हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सो यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है, यानी इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तो कभी कभी अपाचन जो होता है वो काफ़ी कष्टदायक होता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, यानी एंट एसिड लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा दे रखा चींटी का डंक, यानी कि जब आपको चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। ओके, और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। सो आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड व्हेन इट बाइट्स अस acidic liquid is released and to neutralize that calamine or baking soda is used। ओके, आपका और दे रखा एक कि मृदा उपचार से रिलेटेड। ओके, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर समटाइम्स सॉइल बिकम टू एसिडिक और बेसिक एंड टू न्यूट्रलाइज दैट क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक एंड ऑर्गेनिक मैटर आर यूज्ड व्हेन सॉइल बिकम टू बेसिक। ओके, यहाँ पे देखिए मृदा उपचार में क्या होता है कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। तो यहाँ पे यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो जाती है, यानी कि अत्यधिक अगर एसिडिक हो जाए या फिर अत्यधिक बेसिसिटी हो जाए उसमें, तो प्लांट्स को वृद्धि जो होती है प्लांट्स की वो अच्छी नहीं होती। तो जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है, यानी कि जैसे बेसिस से उपचारित किया जाता है। और यदि मृदा क्षारकीय हो यानी कि यदि मृदा
मृदा में जो है बेसिसिटी ज़्यादा हो, तो बेस ज़्यादा हो, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। और जैव पदार्थ जैसे कि आपका कंपोस्ट खाद हो गया, तो मृदा में अम्ल निर्मुक्त यानी कि एसिड को निर्मुक्त कर देते हैं, तो उसकी क्षार की प्रकृति जो होती है वो उदासीन हो जाती है, यानी न्यूट्रलाइज हो जाती है। सो आप लोगों को याद रखना है ये कि अगर अम्लीय हो तो क्या करना है, तो उसमें आपको बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है उसको। और यदि मृदा जो है वो क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देती है। एक और आपका दे रखा आपके एनसीईआरटी में जो कि आपका कारखानों का अपशिष्ट है, तो अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, राइट। सो आपने देखा होगा कि जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो कारखानों के अपशिष्ट में यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ यानी एसिडिक पदार्थ मिश्रित होते हैं। और यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय और नदियों में बहने दिया जाए यानी कि विसर्जित कर दिया जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीव को जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों से विसर्जित करने से पहले उसमें आपका बेसिक पदार्थ मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज यानी उदासीन किया जाता है। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ये था आपका पूरा एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर जिसको हमने कंप्लीट किया। अब हम कल के क्लास में इससे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उसको सॉल्व करेंगे। सो अगर आप आज का क्लास अच्छे से देख लेंगे तो कल आप सारे क्वेश्चंस को एकदम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।